और जब बच्चे स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो हम ये तो जानते हैं वो पास होंगे, वे इंटेलिजेंट हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन हमें एक चिंता हमेशा सताती रहती है आज के ज़माने में कि वे अकेले हैं, उनके दोस्त नहीं हैं, क्या उन्हें कोई मानसिक तकलीफ हो सकती है। समाज में ऐसी प्रचलन है कि एक तरफ तो हम इस तरह का ख्याल रखते हैं और दूसरी तरफ जब किसी शख्स को कोई मानसिक बीमारी हो जाती है तो वह और उसके परिवार के लोग और समाज के लोग उसे सिर्फ और सिर्फ छिपाना चाहते हैं, एक सामाजिक कलंक का नाम देकर उसे समाज से अलग थलग करना चाहते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर ऐसा सैकड़ों वर्षों से होता आ रहा है। हम स्वयं और हमारे कितने ही सहपाठी और सहयोगी विगत 45-50 सालों से ये देख रहे हैं कि क्या हम स्टिग्मा या कलंक की परिस्थितियों को कम कर सके हैं या नहीं। सारा विश्व इसमें लगा हुआ है, मगर सच्चाई ये है कि आज भी लोग ये नहीं कह पाते कि मुझे मानसिक तकलीफ है या मेरा इलाज हुआ है, मैं ठीक हो गया। इस भावना का बाहर ना आने की वजह से लोग इसे छिपाते हैं और लोगों को इस बात का विश्वास नहीं है कि क्या इस विषय की बीमारी का इलाज है या नहीं है तो कितना है, फायदा होता है तो कितना होता है। बहरहाल आप भी जानते हैं कि भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 15,000 छात्र आत्महत्या से मर जाते हैं, हम उन्हें खो देते हैं। और लगभग इससे 10 गुना 1,50,000 कम से कम आत्महत्या का प्रयास करते हैं, जिनका इलाज होता है और वे वापस मुख्य धारा में तो आते हैं मगर सह में हो रहा है। उनके परिवार के लोग और डॉक्टर जानते हैं कि इनका जोखिम बना हुआ है, इन्हें सिर्फ बचाया गया है। इनकी वल्नरेबिलिटी, इनकी भावुकता, इनकी समस्याएं कम नहीं हुई। और रिसर्च ये बताता है कि आने वाले 10 सालों में यदि हम देखें तो इसमें से कम 10% छात्र वापस किन्हीं न किन्हीं कारणों से प्रयास करके अपनी जान ले लेते। ये तो सिर्फ एक मोटा पैमाना है मानसिक स्वास्थ्य के बिगड़ने का। हम बीमारियों की बात नहीं करना चाहते। जब आप साइकेट्रिस्ट या मनोविकार के दक्ष लोगों की बातें करते हैं तो लोगों के दिमाग में एक तस्वीर उभरती है कि ये लोग पागलों के डॉक्टर हो, मगर ऐसा नहीं है। मैं कहूँगा कि हमारे घर में कई कमरे हैं, मैं सिर्फ एक कमरे में उनको रखता हूँ जो मानसिक बीमारियों से पीड़ित हैं और दूसरे कमरे में हम उनके प्रियजनों से बातें करते हैं। बाकी घर के सभी कमरे उन समस्याओं की चर्चा के लिए हैं जो हमारे आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, चाहे आपका अकेलापन हो या आपके ट्रांसफर से आया हुआ तनाव हो या आपके पति पत्नी में कोई संवाद की तब समस्या हो। आपके जीवन से जुड़ी हुई, प्रत्यक्ष जीवन से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को सुलझाने का, आपको बताने का, इसकी दक्षता हमारे बहुत से साथी जो लगभग 10,000 से भी अधिक भारतवर्ष में हैं उनमें है। फर्क क्या है कि हम उनकी इस क्षमता का फायदा नहीं उठाते। आज हम छात्रों की बातें कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि बीमारी की बात ना करके हम उन कारणों की बात करें जिनसे बीमारियां उत्पन्न होती हैं। बच्चों का अकेलापन, उनकी नशे की आदत, इंटरनेट की समस्याएं और इसी तरह की दिन प्रतिदिन की जो उनके अकेलेपन से, निरुत्साहित होने से, होपलेसनेस से निकली हुई बातें हैं जो उनके जीवन में पढ़ाई में भी साथ नहीं देती या विघ्न पड़ता है। जिससे हम छात्रों से हमेशा कहते हैं कि यदि कोई भी उनकी और उनकी सफलता के बीच खड़ा है तो वो है उनका मानसिक स्वास्थ्य। आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं, हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, आप में अच्छे जीन्स हो सकते हैं, लेकिन
यदि आप में कॉन्फिडेंस नहीं हुआ या आप एंग्शियस हुए या आप डिप्रेस हुए तो आप उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जैसा कि आप करना चाहते हैं। अंततोगत्वा आपकी सफलता में कमी आए, ये निश्चित है। तो हमारा कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल वेलबीइंग दैट मेक्स स्टूडेंट सक्सेसफुल। हम उनके मानसिक विस्तार की बातें करना चाहते हैं, हम उन कारणों की बात करना चाहते हैं जिनसे लोगों का मानसिक विकास नहीं होता। मानसिक विकास से मेरा अर्थ इंटेलिजेंस प्रोग्रेस से नहीं है, हमारा अर्थ एक व्यापक शब्द सोच से है जिसमें इंसान का व्यक्तित्व, उसकी नींद, उसका खाना, उसका व्यवहार, उसकी संवाद स्थापित करने की क्षमता, उसकी किसी न किसी तनाव को झेलने की क्षमता, सब कुछ आता है। संक्षेप में हम कहें कि इस विषय पर हम लोग काम करते रहे हैं और हमने जब ये जाना कि छात्रों को इलाज नहीं मिल पाता, लगभग 10 में से 8 लोग ऐसे हैं जो किसी इलाज के लिए न जाते हैं न उन्हें इलाज मिलता है, तब ये सवाल उठता है कि क्या करना चाहिए। हमने सोचा कि छात्रों का सशक्तिकरण आवश्यक। यदि छात्र स्वयं अपनी समस्याओं के बारे में जान सकेंगे, पहचान सकेंगे, यदि हम उन्हें कोई एडवाइस दे सकें कि क्या करना चाहिए, तो शायद उनकी संख्या जो लोग डॉक्टरों तक पहुंचते हैं बढ़ जाए। इस विचार से हमने नई तकनीकों को देखते हुए एक मोबाइल ऐप सॉफ्टवेयर बनाया। इसमें करीब 3 वर्ष लगे। हमारे कई साथियों ने हमारा साथ दिया, काफ़ी रिसर्च की गई, इसका निर्माण हुआ। निर्माण होने के बाद वापस इसकी इफेक्टिवनेस ट्रायल हमने मुंबई में की और दिल्ली में वो चल रही है। जब हमने ये पाया कि ये वैलिड है, क्रेडिबल है, इस पर विश्वास किया जा सकता है, तब हम आपके सामने आए हैं कि हम इसे सारी यूनिवर्सिटीज़ को देंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि आप अपने छात्रों में इसे उपयोग में लाएं। इसमें 7 प्रकार के टेस्ट हैं जो मानसिक तनाव, आपको मानसिक बीमारी होगी या नहीं होगी उसकी प्रोबेबिलिटी और आपकी मानसिक क्षमता, इन तीनों प्रकार के विषयों का अध्ययन करके कुछ प्रश्नावली बनाई गई है जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में। ऐसी प्रश्नावलियाँ बाहर बनी हैं मगर वे हमारे कल्चर के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए हमने ये प्रयास किया कि हम इसे अपने ही देश में बनाएंगे और हम उसका ट्रायल भी लेंगे। ये सब करने के बाद जब हमने पाया कि ये हम उस पड़ाव पे हैं कि हम लोगों के सामने जाकर विश्वविद्यालयों के लोगों को ये कह सकें कि आप इसे उपयोग में लाएं, तो आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारे बहुत से सीनियर डिपार्टमेंट जो विश्वविद्यालयों से आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और आभार मानते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी ये एक छोटी सी बात, सेल्फ असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स मेंटल वेलबीइंग, लोगों तक ले जाएंगे, पहुंचाएंगे और हमारी मदद होगी। आप हमारे उन छात्रों की तरफ खड़े होकर उनकी निगाहों से उनका जीवन देखेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। धन्यवाद सर। डॉक्टर अमरेश ने बहुत खूबसूरती से आपके सामने एक पृष्ठभूमि रखी है, तैयार करी है कि ये मेंटल हेल्थ ऐप, रिलीफ ऐप जिसका आज रिलीज हो रहा है, इसका क्या बैकग्राउंड है और क्यों इसका आइडिया कहाँ से आया। जब भी कोई इस तरह का ऐप या डिवाइस या कोई भी दवाई अगर हम मार्केट करना चाहते हैं पब्लिक को या किसी को भी यूज के लिए देना चाहते हैं, तो उसके बहुत स्ट्रिक्ट मापदंड हैं भारत में। हम ऐसे ही अगर आप अपना गूगल प्ले स्टोर खोलेंगे या एप्पल स्टोर खोलेंगे तो उसमें आपको मेंटल वेलबींग के 500 से ज़्यादा ऐप मिल जाएंगे और कुछ हमने सबने कुछ यूज़ भी किए हैं। फॉर एग्जाम्पल हेड स्पेस है, काम है और इंडिया मानस ऐप है जो कि भारतीय सरकार द्वारा इशू किया गया है कुछ 2-3 साल पहले। तो इस तरह के बहुत सारे ऐप हैं, बट
रिलीफ ऐप इस तरह से इन सब से थोड़ा सा हटके है, थोड़ा स्पेशल इसलिए है क्योंकि हम इनके साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं पहले। जैसा कि सर ने कहा कि मुंबई में इसका ट्रायल हो चुका है, यहाँ पे 4 इंस्टीट्यूट्स मिलके इसका फील्ड ट्रायल कर रहे हैं कि जो कन्वेंशनल तरीके हैं असेसमेंट के और मानसिक रोग ढूंढने के और पहचानने के, क्या ये ऐप उन मापदंडों पे खरा उतरता है क्या? तो उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं। ये स्टडी अभी सफदरजंग हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग इंस्टीट्यूट, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, जीबी पंत मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और आरएमएल हॉस्पिटल में चल रही है, दिल्ली में शुरू हो चुकी है अलग अलग स्टेज पे। इनके जो रिजल्ट हैं वो आने में करीब 6 महीने या साल भी लग सकता है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रिक्ट मापदंड से ये कैरी आउट होते हैं जिसमें कोई भी डाउट की कोई गुंजाइश ना रहे। तो उसका एक छोटी कड़ी मैं हूँ, उसमें इन्वेस्टिगेटर हूँ, और डॉक्टर शिव प्रसाद है लेडी हार्डिंग के, डॉक्टर पंकज वर्मा है सफदरजंग के, डॉक्टर बिस्वास हैं जीबी पंत के, डॉक्टर मीना चंद्रा है आरएमएल हॉस्पिटल के। तो ये हमारे को इन्वेस्टिगेटर साथी इन्वेस्टिगेटर्स हैं, और जल्द ही जो इनका ट्रायल का रिजल्ट आएगा वो हम भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों को प्रेजेंट करके और इनका पूरा लाइसेंस लेके तभी हम पब्लिक में इसको उतारेंगे। अभी जो आज रिलीज हो रहा है ये यूनिवर्सिटी मॉड्यूल है, एक बीटा वर्जन है इस ऐप का, जो कि मानसिक शक्ति जो संगठन है वो यूनिवर्सिटीज को फ्री दे रहा है यूज करने के लिए। इट्स अ पब्लिक सर्विस कि स्टूडेंट्स का असेसमेंट हो सके मेंटल हेल्थ के मापदंडों पे, और कहाँ पे कमी है वो स्टूडेंट को एक रिपोर्ट इशू होगी। बहुत ही अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, अभी हम उसकी चर्चा भी करेंगे, और क्या स्टेप ले सकते हैं स्टूडेंट्स और उनके परिजन की उस समस्या का हल निकाला जा सके। सो सर को मैं फिर से आग्रह करूँगा। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, मगर हमारे आज के विषय का नहीं है। जो पेरेंटिंग जो एक प्रोसेस है उसकी अपनी अलग समस्याएं हैं, और ये उस समस्या से जुड़ी हुई समस्या है। हम पूरा इत्तेफाक रखते हैं जो आप कह रहे हैं, लेकिन ये विषय पेरेंटिंग के हिसाब से देखा जाना चाहिए कि इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन, इस पर काफ़ी रिसर्च हुई है, बहुत कुछ हो रही है, बहुत सी गाइडलाइंस भी आई हैं, मगर लोग उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे ये गाइडलाइंस बनाने वाले तो सुनिश्चित नहीं कर सकते। समाज में कौन सी प्रथा कब प्रचलित होगी, मार्केट की या टेक्नोलॉजी की क्या क्या बुराइयां हो सकती हैं या क्या अच्छाइयां हो सकती हैं, उससे इंसान का जीवन बच नहीं सकता। आवश्यकता इस बात की है कि जो भी पेरेंट्स हैं या होने वाले हैं वो पहले ये जाने कि उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, और वो कैसे उसे निभा सकते हैं। मेंटल हेल्थ और डेवलपमेंट पे बच्चे का असर पड़ता है। जी, असर तो पड़ता है। सर ये जो ऐप आज आप लॉन्च करेंगे इसमें क्या एज फैक्टर भी है? यस, बिल्कुल सही सवाल है। ये है 18 साल से 30 साल की उम्र के लोगों के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं। ये हमने ये प्रश्न अक्सर आता है कि क्या 12 साल से 13 साल के 15 साल के स्टूडेंट्स के लिए ये हम यूज़ कर सकते हैं। हमारा जवाब ये रहता है कि 2 कारण हैं। एक तो उन्हें हमने उस एज ग्रुप में इसका ट्रायल नहीं किया है, तो ये कहना मुश्किल है कि उनकी समस्या इससे पहचानी जा सकेगी या नहीं। दूसरा, अगर कोई 16 साल से 18 साल का लड़का है और ये टेस्ट करना चाहता है तो उसे अपने पेरेंट्स के साथ लॉगिन होकर करना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़रूरी है कि परिवार के लोग ये जानें कि बच्चे की समस्या क्या है। जब उसकी उम्र 18 साल के ऊपर होती है तब हम ये कहते हैं कि इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू दैट यू रिलीज इट टू योर पेरेंट्स, जबकि आपको हक है कि आप करें। मगर हमारा कहना ये टेस्ट करने के बाद अपनी रिपोर्ट अपने माता पिता को दिखाएं और जो आवश्यकता हो करें। तो ऐप सर ये रिकमेंड भी करेगा कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है? जी, ऐप में जब 7 तरह के टेस्ट हो जाते हैं तो उनकी हर टेस्ट की फाइंडिंग क्या है, नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, ये बताता है। और दूसरी चीज़ ये बताता है एक साइंटिफिक एल्गोरिथम की तरह से कि आपको क्या करना है। आपको स्वयं अपनी दिनचर्या ठीक करनी है, अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं,
या आपको किसी काउंसलर से बात करनी चाहिए, या निश्चित ही आपको किसी साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए। तो ये 3 आउटकम पैरामीटर्स हैं जो आपको रिपोर्ट में दिखाई पड़ेगा। ये ऐप क्या कोई चार्जेबल है या फ्री ऑफ कॉस्ट में है? जी, ये चार्जेबल है या फ्री ऑफ कॉस्ट में है? नहीं, ये तो फ्री, हम यूनिवर्सिटीज़ को दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जी, तो यूनिवर्सिटी के अलावा कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकते? अभी नहीं, हम थोड़ा समय लगेगा इसमें सबको लिए सामने लाने। सर ये डिजिटल इनोवेशन को आपने कितने स्टूडेंट्स के ऊपर आपने अप्लाई? ये जब आज का प्रेजेंटेशन का भाग है, मगर मैं आपको बताऊं कि इसे बनाने के बाद हमने जो ट्रायल किया वो सोमैया कॉलेज मुंबई में किया, और 442 सब्जेक्ट्स थे जिसमें ये ट्राई किया गया। और जैसा कि बाकी स्टडी हिंदुस्तान में बहुत सी ऐसे शोध हुए हैं कि छात्रों की समस्याएं क्या हैं, लगभग 10% 11% के आसपास ये आता है कि उन्हें मानसिक समस्याएं हैं। जैसा कि लिटरेचर में जाना जाता है कि लगभग 60% लोगों को तनाव की समस्या है, ये भी फाइंडिंग गई थी। लगभग 3% लोग ऐसे थे जिन्हें डॉक्टर साइकेट्रिस्ट से मिलना आवश्यक पाया गया, और हम अपने समाज में बाकी रिसर्च से भी वही देखते हैं। तो ये बात तो पक्की है कि ऐप से समस्या मालूम पड़ती, मगर ये भी बात पक्की है कि ये ना तो ओवर आइडेंटिफाई करता है ना अंडर आइडेंटिफाई करता है, और इस बात पे और अभी बहुत रिसर्च होनी है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अनेक प्रश्न खड़े होते हैं और हर प्रश्न का तात्कालिक रूप में और तथ्यों पर आधारित जवाब देना हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, और ये प्रयास सतत चलता रहेगा। क्या आपको ऐसे भी कुछ बच्चे मिले हैं, जैसे आपके पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपके यूनिवर्सिटीज़ के भी हैं, स्कूल्स के भी हैं, पबजी जैसे गेम्स को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं पढ़ाई से, क्या ऐसे बच्चे भी कोई आपको मिले हैं जो यूथ भटक रहे हैं अपनी लाइफ से, या फिर उनकी थिंकिंग के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है, जिसके लिए आपने डिजिटल इनोवेशन को लॉन्च किया है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कितने बच्चे ऐसे थे जो भटकते हुए मिले हैं आपको, और उनको आपने कोशिश की है लाइफ पर लाने की? नहीं, हमने कोशिश की है। हमने जिन छात्रों में समस्या पाई गई उनके साथ संवाद स्थापित करना या साइकोलॉजिस्ट को रेफर करना, वो काम किया है, क्योंकि वो एक डॉक्टरी का धर्म है कि अगर आप मालूम करें कि समस्या है तो उसका उत्तर भी ढूंढें। मगर जो बात आप पूछ रहे हैं वो बहुत कम परसेंटेज में लोगों में पाई जाती है कि आदमी भटक गया हो और भटकना चाहता हो। ये बात सुनिश्चित करना के लिए ऐप डायग्नोसिस के लिए नहीं है, ये डॉक्टरों का काम नहीं करता, ये सिर्फ बताता है कि आप में समस्या होने की संभावना है। जैसे कि ये बताया गया कि इसमें आप में होपलेसनेस है या डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप डिप्रेशन से बीमार हैं। ये बात सिर्फ एक क्वालिफाइड लीगल साइकियाट्रिस्ट ही बता सकेगा, और इसलिए अगर ऐसी समस्या पाई जाती है तो उसमें कहा जाता है कि आप कृपया डॉक्टर्स के साथ संपर्क स्थापित करें। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है, आप लोगों से यदि कोई आम व्यक्ति मिलना चाहे तो किस तरह से मिलना चाहेगा? मेरा ख्याल है अब ये काम बहुत आसान हो गया। अगर आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं, मेरा कहना है कि भारत सरकार की जो हेल्पलाइन है टेलीमानस 14416 बहुत अच्छी है। भारतवर्ष के 30 शहरों में अच्छी तरह चल रही है। सारे लोग जो उसमें काम करते हैं क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट हैं, सीनियर्स हैं, काफ़ी बड़ी वॉलंटियर्स की फौज है। आपको जब भी आवश्यकता हो आप ये नंबर घुमाएं और बात करें, मेरा ख्याल है काफ़ी फायदा होगा उससे। और वो देखिए, अपने देश में हर जिले में मानसिक स्वास्थ्य के ट्रीटमेंट का जो प्रोग्राम चलता है, उसे हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। लोगों तक ये बात ले जाने की आवश्यकता है कि भटकने से फायदा नहीं है, आपको इलाज आपके ज़िले में मिलना ये एक पॉसिबिलिटी नहीं, निश्चित है। वहाँ टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं, बेड्स हैं, ओपीडी चलती है, एडमिट करते हैं। बहुत सी जगहों पे तो स्पेशलाइज ट्रीटमेंट भी होता है, जैसे नशे की आदत का इलाज, तो वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। हम जो रिपोर्ट देते हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि वेयर विल यू गेट ए साइकियाट्रिस्ट एंड हाउ विल यू गेट ए साइकियाट्रिस्ट।
ये बातें उस रिपोर्ट में बताई गई। पर मगर जो आपने प्रश्न किया वो साधारण प्रश्न है कि हम डॉक्टरों तक कैसे पहुँचे, तो ये उसका एक छोटा सा उत्तर है।